सारा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। बनारस का बहुत ही मशहूर दशाश्वमेध घाट। हम्म। दिन के करीब 11 बज रहे हैं। एक व्यक्ति अभी अभी गंगा स्नान करके निकला है और मतलब बड़ी ही हड़बड़ाहट में गोदौलिया की गलियों की तरफ भागा जा रहा है। एकदम बेतहाशा भागा जा रहा है। बिल्कुल। उसके एक हाथ में मैली सी तौलिया है जिसमें एक भीगी धोती लपेटी हुई है और दूसरे हाथ में सुरती की गोलियों की डिबियां और सुंघने की पुड़िया दबी है। और वो सीधे अपने मकान में धड़धड़ाता हुआ घुसता है। हाँ, और अपनी पत्नी से कहता है कि तुरंत बोरिया बिस्तर बांधो, हमें अभी इसी वक्त निकलना है। सुनने में ये किसी कॉमेडी फिल्म का सीन लगता है। है ना? तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम हिंदी साहित्य की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी दुलाई वाली के इसी मजेदार और अफरा तफरी भरे दृश्य से शुरुआत कर रहे हैं। मेरा नाम, खैर नाम में क्या रखा है, मैं आज इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। और मैं यहाँ इस कहानी के भीतर छिपे सामाजिक पहलुओं पर अपनी बात रखूंगी। इस कहानी की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये पहले पन्ने से ही एक दृश्य के भीतर खींच लेती है। एकदम सच कहा। ऊपर से देखने पर ये महज एक हल्की फुल्की क्या कहते हैं कॉमेडी से भरपूर रेल यात्रा लगती है, लेकिन अगर हम इन पन्नों के थोड़ा और भीतर जाएं तो बहुत कुछ है इसमें। जैसे कि उस दौर का स्वदेशी आंदोलन। बिल्कुल। स्वदेशी आंदोलन, महिलाओं की सामाजिक स्थिति और समाज में मौजूद वर्ग भेद यानी जो क्लास डिवाइड होता है, ये सब एक साधारण से पारिवारिक मजाक के बहाने बहुत ही बारीकी से पिरोया गया है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के सीधे कहानी के उस हड़बड़ाहट वाले दृश्य की तह तक जाते हैं। वो व्यक्ति जो बनारस के घाट से भागता हुआ आया है, उसका नाम वंशीधर है। वंशीधर रहने वाला तो इलाहाबाद का है, लेकिन इन दिनों बनारस अपनी ससुराल आया हुआ है। और घर पहुंचते ही वो अपनी जो उसकी 10 साल की साली है सीता, उसके जरिए अपनी पत्नी जानकी देई को बुलवाता है। हाँ, और आखिरी मौके पर ये फरमान सुनाता है कि उन्हें आज ही और अभी के अभी इलाहाबाद के लिए निकलना होगा। और इसका कारण क्या था? कारण यह है कि उसका मोमेरा भाई और पक्का दोस्त नवल किशोर कलकत्ते से आ रहा है। और नवल किशोर अपनी नई बहू को भी साथ ला रहा है। जी। उसने तार भेजकर वंशीधर से मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलने की जिद की है। अब जाहिर सी बात है, जानकी देई इस अचानक आए फैसले से बुरी तरह चिढ़ जाती है। देखिए, यहाँ जानकी देई के चिढ़ने की जो असली वजह है वो सिर्फ ये जल्दबाजी नहीं है। तो और क्या बात थी? यहाँ से उस दौर के पारिवारिक रिश्तों की एक बहुत ही बारीक तस्वीर सामने आना शुरू होती है। जानकी देई असल में नवल किशोर के मजाक और उसकी हंसी ठिठोली से घबराती है। अरे हाँ, यहाँ कहानी में एक बड़ा ही मजेदार किस्सा है पूड़ियों वाला। बिल्कुल, मतलब मुझे पढ़कर बड़ी हंसी आई, लेकिन अगर हम जानकी देई के नजरिए से देखें तो वो बेचारी तो शर्म से पानी पानी हो गई थी। वो किस्सा वाकई बहुत कुछ कहता है। वह वंशीधर को याद दिलाती है कि एक बार जब वो चौके में बैठकर पूड़ियां तल रही थी तो नवल किशोर न जाने कहां से आ गया और पूरे घर में जोर जोर से चिल्लाने लगा। हाँ, कि ए बुआ, देखा तुम्हारी बहू पूड़ियां खा रही है। बिल्कुल। हालांकि उसकी भाभी ने बात ये कहकर संभाल ली थी कि खाने पहनने के लिए ही तो आई है। लेकिन जानकी को ये बात बुरी तरह चुभ गई थी। मैं सोच रहा था कि ऐसा क्यों था कि नवल किशोर का ये मजाक जानकी के लिए इतना बड़ा हौवा बन गया था। इसे समझने के लिए हमें उस समय के संयुक्त परिवारों यानी जो जॉइंट फैमिली का ढांचा होता था उसे देखना होगा। उस दौर के समाज में बहुओं का सबके सामने खाना या खुलकर बात करना एक बहुत बड़ा संकोच का विषय हुआ करता था। अच्छा। हाँ, परिवार के बड़े बुजुर्गों के सामने बहुओं को हमेशा घूंघट में और बहुत ही सलीके से रहना होता था। खाना खाना एक बहुत ही नितांत और एकांत की क्रिया मानी जाती थी। यानी सबके सामने खाना लगभग एक वर्जित काम था। एकदम। और नवल किशोर जो स्वभाव से बहुत चुलबुला है, वो घर की इसी जकड़न और संकोच को अपने मजाक का हथियार बनाता था। ये छोटी सी घटना इस बात का बहुत सटीक उदाहरण है कि कैसे घरेलू दायरों में एक तरफ सख्त नियम थे और दूसरी तरफ उन्हीं नियमों को तोड़ने वाले ऐसे मजाक भी चलते थे। सही बात है। वंशीधर भी अपनी पत्नी की इस परेशानी को समझता है, पर आखिरकार उसे मना ही लेता है। वो तसल्ली देता है कि वो नवल से कह देगा कि उसकी पत्नी तो रोटी भी नहीं खाती, पूरी क्या खाएगी। और इसके बाद विदाई का वो दौर शुरू होता है जिसे कहानी में बहुत ही खूबसूरती से आषाढ़ सावन की झड़ी कहा गया है, यानी आंसुओं की बरसात। बिल्कुल। 10 साल की सीता अपनी बहन के साथ जाने के लिए रो रही है, सास रो रही है और जानकी देवी भी रोते रोते अपना सामान बांध रही है। पर वंशीधर की परेशानी सिर्फ घर तक सीमित नहीं थी। नहीं, असली कश्मकश तो तब शुरू होती है जब स्टेशन जाने के लिए सवारी खोजने की बारी आती है। यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प सामाजिक और आर्थिक ताना बाना देखने को मिलता है। हाँ,
इस प्रसंग में ससुराल की आर्थिक स्थिति का जो चित्रण किया गया है वो बहुत ही यथार्थवादी है। कैसे? सीता के पिता के न रहने से घर के हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। लेखक ने एक बहुत ही चुभने वाली बात लिखी है कि पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। और छूछे को कौन पूछे? बिल्कुल, छूछे को कौन पूछे। इस समय उनके यहाँ कोई नौकर मौजूद नहीं है और साले साहब की तबीयत खराब है। इसी वजह से वंशीधर खुद ही सवारी खोजने निकल पड़ता है। बिल्कुल। रास्ते में उसके दिमाग में जो द्वंद्व चलता है वो मिडिल क्लास मानसिकता का एक बेहतरीन नमूना है। वंशीधर सोचता है कि इक्का यानी घोड़ागाड़ी की सवारी भले घर की स्त्रियों के लिए ठीक नहीं है। हाँ, एक तो उसमें ऊंचे चढ़ना पड़ता है। हाँ। और दूसरा किसी पराया पुरुष यानी इक्के वाले के साथ एक ही जगह पर बैठना पड़ता है। जी, सामाजिक रुतबे के हिसाब से वंशीधर को लगता है कि पालकी कर ली जाए जिसमें पूरा आराम और पर्दा रहता है। लेकिन जैसे ही पालकी वाले 1.5 रुपए किराया मांगते हैं, वंशीधर का सारा सामाजिक रुतबा उसकी जेब के आगे घुटने टेक देता है। यहाँ मनोविज्ञान सच में कमाल का है। कैसे एक व्यक्ति अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा यानी महिलाओं का पराये पुरुष के साथ बैठना और अपनी आर्थिक मजबूरी के बीच समझौता करता है। 1.5 रुपए उस जमाने में एक अच्छी खासी रकम हुआ करती थी। बहुत बड़ी रकम थी। वंशीधर खुद को ये कहकर तसल्ली दे देता है कि नवल किशोर तो अभी यहाँ बनारस में है नहीं जो उसे इक्के में जाते हुए देखकर ताने मारेगा। जो होगा इलाहाबाद पहुंचकर देखा जाएगा, वो मन मारकर इक्का ही तय कर लेता है। और फिर वंशीधर और जानकी देई इक्के पर बैठकर सिकरौल स्टेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में जानकी देई का रोना भी धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन इसी बीच रास्ते में एक और ऐसा वाकया होता है जो इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही बड़े ऐतिहासिक कैनवास से जोड़ देता है। वो स्वदेशी वाला किस्सा। हाँ, अचानक वंशीधर अपनी धोती को देखता है और पछताते हुए कहता है कि अरे, एक बात तो हम भूल ही गए। जानकी देई घबराकर पूछती है कि क्या कोई जरूरी चीज छूट गई। तो वंशीधर बताता है कि उसे देसी धोती पहननी चाहिए थी, लेकिन वो जल्दबाजी में गलती से विलायती धोती पहनाया है। अगर इस एक वाक्य को हम उस समय की बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू बन जाता है। वंशीधर बताता है कि नवल किशोर कट्टर स्वदेशी हो गया है। इतना कट्टर कि वो बंगालियों से भी आगे निकल गया है। बिल्कुल। वंशीधर को इस बात का डर सता रहा है कि नवल उसे विलायती कपड़े पहने देखकर जरूर 2-4 खरी खोटी सुनाएगा। वंशीधर खुद भी इस विचारधारा से प्रभावित है। वो मानता है कि नाहक विलायती चीजें खरीदकर देश का पैसा बाहर क्यों भेजा जाए। भले ही देशी कपड़ा थोड़ा मोटा या महंगा हो, लेकिन पैसा रहेगा तो देश में ही। ये बात सच में हैरान करती है कि कैसे एक इतना बड़ा राजनीतिक आंदोलन जो पूरे देश की आबो हवा बदल रहा था, वह 2 दोस्तों के बीच की आम बातचीत और कपड़ों के चुनाव पर इतना गहरा असर डाल रहा था। हाँ, एक दोस्त दूसरे दोस्त से इस बात को लेकर घबरा रहा है कि उसने स्वदेशी कपड़ा नहीं पहना है। हालांकि यहाँ जानकी देई का नजरिया बिल्कुल अलग है। उसे इस बहस से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सीधा कहती है कि धोती तो धोती, पहनने से काम, क्या ये बुरी है? जानकी देई का ये सीधा सा जवाब उस दौर की एक और सच्चाई बयां करता है। जी। घर की महिलाओं का सरोकार अक्सर इन बड़ी राजनीतिक और वैचारिक बहसों से ज्यादा व्यावहारिकता से होता था। उनके लिए जो चीज सामने है और काम आ रही है वही सही है। बिल्कुल। उनके दायरे इतने सीमित थे कि देश का पैसा बाहर जा रहा है या अंदर रह रहा है, ये बहस उनके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा नहीं बन पाई थी। स्टेशन पहुंचने पर इक्के वाला वंशीधर को ड्योढ़े दर्जे यानी 1.5 क्लास का टिकट लेने की सलाह देता है। वंशीधर थोड़ा चिढ़ भी जाता है कि कहीं इक्के वाले ने उसे गरीब समझकर तीसरे दर्जे का टिकट लेने से तो नहीं रोका। खैर, वंशीधर ड्योढ़े दर्जे का टिकट लेकर राजघाट पार करते हुए मुगलसराय स्टेशन पहुंचता है। मुगलसराय पहुंचकर वंशीधर पूरे उत्साह में प्लेटफॉर्म के एक छोर से दूसरे छोर तक टहलता है। उसे उम्मीद है कि नवल किशोर यहीं मिलेगा। ट्रेन आती है, वो पूरी ट्रेन छान मारता है, एक एक डिब्बा देख लेता है, लेकिन नवल किशोर का कहीं कोई अता पता नहीं। वंशीधर का उत्साह तुरंत गुस्से में बदल जाता है। उसे लगता है कि नवल ने उसे उल्लू बनाया है। और उसे इस बात की भी चिंता सताने लगती है कि जब जानकी देई को ये पता चलेगा कि इतनी हड़बड़ाहट और रोना धोना सब बेकार गया, तो वो उसे कितने ताने मारेगी। समय कम होने के कारण वंशीधर को जल्दी से जानकी देई को जनानी गाड़ी यानी जो लेडीज कंपार्टमेंट होता है उसमें बिठाना पड़ता है। वंशीधर का अपना टिकट ड्योढ़े दर्जे का था, लेकिन उस दर्जे में कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों की भारी भीड़ थी, इसलिए मजबूरन उसे तीसरे दर्जे यानी 3rd क्लास के डिब्बे में जाके बैठना पड़ता है। और ट्रेन
मुगल सराय से चलकर मिर्जापुर पहुंचती है। मिर्जापुर पहुंचते ही वंशीधर को जोरों की भूख लग जाती है। कहानी में इसे बड़े ही मजेदार ढंग से पेटराम की शिकायत कहा गया है। हाँ, आखिर सुबह से भागदौड़ जो कर रहा था, जल्दबाजी में बनारस से निकलते वक्त वंशीधर ठीक से खा पी भी नहीं पाया था। इसलिए वो प्लेटफॉर्म पर उतरता है, हाथ मुंह धोता है और एक खूंचे वाले से ताजी पूड़ियां और मिठाई लेकर खा लेता है। यहाँ भी एक छोटी सी लेकिन जरूरी बात देखने को मिलती है। वो अपनी पत्नी जानकी देई के लिए भी कुछ लेना चाहता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि स्त्रियां रेल में खाना पसंद नहीं करती। और जब वो पूछने जाता है तो जानकी देई साफ मना कर देती है। वही संकोच जिसकी हमने पहले बात की थी, वो यहाँ सार्वजनिक स्थान पर और भी कड़ा हो जाता है। बिल्कुल। खैर, खाना खाकर जब वंशीधर वापस अपने तीसरे दर्जे के डिब्बे में लौटता है तो उसे एक नई पहेली का सामना करना पड़ता है। डिब्बे में कुछ नए मुसाफिर आ गए हैं। हाँ, और उसकी सीट के ठीक पास एक महिला बैठी है, लेकिन वो कोई आम मुसाफिर नहीं लग रही। वो सिर से पैर तक कपड़े ओढ़े हुए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े, बिल्कुल एक गठरी सी बनी बैठी है और लगातार रोए जा रही है। एक अकेली महिला इस तरह से घूंघट में सिकड़ी हुई और रोती हुई, ये नजारा किसी के भी मन में सवाल पैदा कर सकता है। वंशीधर सोचता है कि शायद इसके साथ कोई पुरुष होगा जो अभी तक डिब्बे में चढ़ा नहीं है। लेकिन ट्रेन चल पड़ती है और वो महिला वैसी की वैसी ही अकेली बैठी रोती रहती है। इस समय डिब्बे का जो पूरा माहौल है वो बहुत ही मजेदार और एकदम जीवंत है। वहां 3-4 ग्रामीण महिलाएं भी बैठी हैं और जैसे ही वे इस रोती हुई महिला को देखती हैं, उनकी गपशप का दौर शुरू हो जाता है। उनकी ठेठ भाषा और जो किस्से वे आपस में साझा करती हैं, वो इस कहानी में एक अलग ही रंग भर देते हैं। एक महिला कहती है कि अरे, इसके साथ का आदमी नहीं आया इसलिए रो रही है। दूसरी कहती है कि शायद वो किसी दूसरी गाड़ी में बैठ गया होगा। इन ग्रामीण महिलाओं की बातचीत में उस दौर के भारत का बहुत ही भोलापन झलकता है। हाँ, एक महिला जब दूसरे से पूछती है कि तुम कहाँ उतरोगी, तो जवाब मिलता है इलाहाबाद। जब दूसरी पूछती है कि ये कौन सा गांव है, तो पहली महिला समझाती है कि अरे नहीं जानती, प्रयाग जी, जहां लोग मकर नहाने जाते हैं। इलाहाबाद और प्रयाग का जिक्र कितनी सादगी और धार्मिक आस्था के साथ हो रहा है। और उसी बातचीत में एक महिला अपना एक बहुत ही मजेदार किस्सा सुनाती है। वो ट्रेन रोकने वाला किस्सा? हाँ, कि कैसे एक बार किसी स्टेशन पर उसके साथ की एक महिला के पति ट्रेन से उतर गए थे और ट्रेन चल पड़ी थी। तो उस महिला ने गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर दिया था कि ए साहेब घड़िया तनी खड़ी कर, ए साहेब घड़िया तनी खड़ी कर। और डिब्बे के सारे लोग इस बात पर ठहाके मारकर हंस पड़ते हैं कि भला किसी के चिल्लाने से रेलगाड़ी कहीं रुकती है क्या। ये किस्से हमें बताते हैं कि उस समय आम लोगों के लिए, खासकर ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों के लिए, रेल यात्रा कितना नया और आश्चर्य से भरा अनुभव था। मशीन और इंसान के बीच का जो संबंध बन रहा था, वो ऐसे ही भोले भाले किस्सों से होकर गुजर रहा था। लेकिन वंशीधर इन बातों से बहुत ऊब जाता है और उसे उन महिलाओं पर गुस्सा भी आने लगता है। वो उन औरतों को डांटता है कि तुम लोग खामखा इस बेचारी को डरा रही हो। अब तार भेज दिया होगा। लेकिन उसी डिब्बे में एक और किरदार मौजूद है जो कहानी में एक अजीब सा सस्पेंस जोड़ रहा है। अच्छा, वो दुलाई वाली? जी। डिब्बे की पिछली सीट पर एक और महिला बैठी है जिसने फ्रांसीसी छीट की दुलाई ओढ़ रखी है। सुनने वालों को बता दूं कि ये दुलाई एक प्रकार की शॉल या छोटी रजाई होती है। ये दुलाई वाली कुछ बोल तो नहीं रही है, लेकिन बार बार अपने घूंघट के अंदर से एक आंख निकालकर वंशीधर को लगातार घूरे जा रही है। और जैसे ही वंशीधर उसकी तरफ देखता है, वो तुरंत मुंह फेर लेती है। वंशीधर को इस दुलाई वाली का यह बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो मन ही मन सोचता है कि देखने में तो ये भले घर की लगती है, लेकिन इसका आचरण ठीक नहीं है। और तभी डिब्बे में सार्वजनिक मनोविज्ञान का एक और रूप देखने को मिलता है। जो लोग पहले उस रोती हुई महिला के लिए सहानुभूति दिखा रहे थे, वे अचानक शक करने लगते हैं। वंशीधर इस अकेली रोती हुई महिला के जेवर छीनकर भाग तो नहीं जाएगा। एक लाठी वाला आदमी तो खुल्लम खुल्ला वंशीधर को चुनौती दे डालता है कि का बाबूजी, कुछ हमरो सजा। यानी अगर तुम इसके जेवर चुराओगे तो उसमें मेरा भी हिस्सा होगा क्या? सोचिए, वंशीधर जो उस महिला की मदद करना चाह रहा है, उसी को चोर समझ लिया जाता है। वंशीधर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उस लाठी वाले को खूब धमकाता है। ये घटना दिखाती है कि भीड़ की मानसिकता कितनी अस्थिर होती है। सही कहा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक अनजान महिला को संकट में देखकर समाज पहले कहानियां गढ़ता है, फिर हमदर्दी दिखाता है और अगले ही पल अविश्वास और शक के घेरे में आ जाता है। ट्रेन का वो डिब्बा असल में उस पूरे समाज का एक छोटा सा आईना बन गया है,
जहां अजनबियों पर भरोसा करना इतना आसान नहीं था। आखिरकार ये लंबा सफर अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ता है। इलाहाबाद स्टेशन आ जाता है। वंशीधर एक बुढ़िया को, जिसे वहीं उतरना था, जिम्मेदारी सौंपता है कि वो उस रोती हुई महिला का ध्यान रखे जब तक वो वापस नहीं आता। इसके बाद वो अपनी पत्नी जानकी देई को जनानी गाड़ी से उतारने चला जाता है। जानकी देई को जब वो पूरी बात बताता है तो वो झिड़क कर कहती है कि जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। लेकिन वंशीधर एक जिम्मेदार नागरिक की तरह उस रोती हुई महिला की मदद करना चाहता है। वो जानकी देई को एक सुरक्षित जगह बिठाकर स्टेशन मास्टर के पास जाता है, लेकिन स्टेशन मास्टर साफ बता देता है कि ऐसी किसी गुमशुदा महिला का कोई तार नहीं आया है। यहाँ से कहानी में घबराहट बढ़नी शुरू होती है। जी। जब वंशीधर वापस उसी जगह लौटता है जहां उसने बुढ़िया और उस रोती हुई महिला को छोड़ा था, तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहां कोई नहीं है, न वो रोती हुई महिला, न वो बुढ़िया। वंशीधर पागलों की तरह चारों तरफ देखने लगता है। उसे लगता है कि आज का तो दिन ही मनहूस है, एक के बाद एक आफत गले पड़ रही है। ऊपर से उस रोती हुई महिला के पास कोई टिकट भी नहीं था, और तभी सामने से उसे वही दुलाई वाली अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है। वही महिला जो ट्रेन में बार बार उसे घूर रही थी। वंशीधर का जो पचा खुचा संयम था वो भी टूट जाता है। वो उस दुलाई वाली पर जोर से चिल्ला पड़ता है कि तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है। और यहीं पर होता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा। बिल्कुल, जैसे ही वंशीधर गुस्से से चिल्लाता है, वो दुलाई वाली अपने चेहरे से कपड़ा हटाती है और जोर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ती है। सुनने वाले सोच सकते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। वो कोई औरत नहीं थी, वो खुद नवल किशोर था। क्या बात है, मतलब प्रैंक करने की भी कोई हद होती है। एक दोस्त अपने दोस्त को परेशान करने के लिए पूरे रास्ते औरतों के कपड़ों में घूंघट काट कर बैठा रहा। वंशीधर पूरी तरह से चकरा जाता है। वो हैरान होकर कहता है कि अरे ये क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है, कैसा गजब किया तुमने। तब जाकर नवल किशोर अपनी इस पूरी साजिश की परतें खोलता है कि मुगल सराय से ही उसी ट्रेन में था। जब वंशीधर प्लेटफॉर्म पर उसे पागलों की तरह खोज रहा था और गुस्से में उबल रहा था, तब नवल किशोर ड्यूड़े दर्जे के डिब्बे में ऊपर वाली बर्थ पर आराम से लेटा हुआ चुपचाप वंशीधर का तमाशा देख रहा था। और मिर्जापुर स्टेशन पर जब वंशीधर पूड़िया खाने उतरा तो नवल किशोर ने मौका देखकर अपना डिब्बा बदल लिया और उसी तीसरे दर्जे के डिब्बे में आकर बैठ गया। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि वो रोती हुई रहस्यमयी महिला आखिर कौन थी? हाँ, वो कौन थी? वो महिला नवल किशोर की अपनी नई नवेली बहू थी। सोचिए जरा, नवल ने अपनी नई दुल्हन को भी इस प्रैंक का हिस्सा बना लिया था। वंशीधर कहता है कि तुमने उस बेचारी को नाहक रुलाया, वो कितना डर गई होगी। इस पर नवल बड़ी ही मजेदार अंदाज में जवाब देता है कि डर किस बात का, हम दोनों तो उसी गाड़ी में थे ना। और जब वंशीधर कहता है कि अगर मैंने सच में स्टेशन मास्टर से शिकायत कर दी होती तो कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता। हाथी कितनी एक पल में उतार फेंकता। ये सुनकर कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएगा। आखिरकार दोनों दोस्त सारी बातें भूलकर एक दूसरे से गले मिलते हैं। और जब वे दोनों अपनी पत्नियों के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दोनों मित्र वधुएं यानी जानकी देई और नवल किशोर की पत्नी आपस में खूब हंस बोल रही हैं। जानकी देई ताना मारते हुए कहती भी है कि इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है, इनकी हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं तो इन्हें दया नहीं आती। और इस तरह सारे गिले शिकवे मिटाकर सभी राजी खुशी अपने घर पहुंच जाते हैं। तो वंशीधर का हड़बड़ाते हुए बनारस से निकलना, विलायती धोती को लेकर नवल किशोर का डर, ट्रेन में औरतों की गपशप, शक का माहौल और आखिर में ये भयंकर मजाक। इस पूरी कहानी से आखिर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? देखिए, इस कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ये सिर्फ एक प्रैंक तक सीमित नहीं रहती। ये हमें उस दौर के भारत के कई रंग एक साथ दिखाती है। स्वदेशी बनाम विदेशी कपड़ों की बहस कैसे बड़े राजनीतिक मंचों से उतरकर निजी जीवन और दोस्तों की बातचीत में घुसपैठ कर रही थी। जी। और रेल यात्रा, जो आज हमारे लिए बहुत आम बात है, वो उस समय के लोगों के लिए कितना रोमांचक और अचरज से भरा अनुभव हुआ करती थी। औरतों की सामाजिक स्थिति, जहां उनका घूंघट में रहना या सार्वजनिक स्थानों पर चुप रहना सामान्य था। और इन सब के ऊपर दो दोस्तों के बीच का वो निश्छल प्रेम और मजाक, जहां कोई ईगो या अहंकार बीच में नहीं आता। ये सच में उस समय के समाज का एक जीता जागता दस्तावेज है। इस पूरी चर्चा ने उस दौर की तस्वीरों को हमारी आंखों के सामने बिल्कुल जिंदा कर दिया है। बिल्कुल सही कहा। और सुनने वालों के लिए आखिर में हम एक ऐसा विचार छोड़कर जाना चाहते हैं जिस पर शायद थोड़ा और सोचा जा सकता है। वो क्या? आज के इस दौर में जब हमारे पास हर वक्त स्मार्टफोन है, लाइव लोकेशन ट्रैकिंग है, हम पल पल के अपडेट्स भेजते रहते हैं, हाँ,
क्या हमने सफर के उस रोमांच को हमेशा के लिए खो दिया है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। या अजनबियों के बीच पैदा होने वाली उन मजेदार कहानियों की और किसी दोस्त के इस तरह के मासूम लेकिन हैरान कर देने वाले मजाक की गुंजाइश अब खत्म हो गई है? शायद, हाँ। तकनीक ने हमारे सफर को आसान और सुरक्षित जरूर बनाया है, लेकिन जरा सोचने वाली बात है कि क्या इस आसानी ने हमारे सफर की